हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो मैं आज आप लोगों के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए उसके अंदर कुछ बेसिक पॉइंट्स है उसको डिस्कस करना चाहती हूँ। एंड उसकी समरी है कि टोटल जो है वो 5 बेसिक पॉइंट्स है। तब आप कभी भी तैयारी करो, 2026 में करो, 2027 में करो या उसके बाद करो, आपको ये 5 चीज़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए और अपनी प्रिपरेशन उसी फ्लो में स्टार्ट करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। पहले नंबर पे आती है प्लान प्रिपरेशन। सी, आप कभी भी स्टार्ट करो, आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान ज़रूर चाहिए कि उस स्ट्रक्चर प्लान के अंदर क्या होना चाहिए, कि आपके डेली टारगेट्स क्या हैं, आपको कितने टाइम में कौन से सब्जेक्ट फिनिश करने हैं। क्योंकि अगर यूपीएससी की जर्नी देखें तो यूपीएससी के सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको सब्जेक्ट्स कैसे कंप्लीट करने हैं, पहले प्रीलिम्स का करना है या मेंस के ओरिएंटेड सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो आपको एक चार्ट लेके, नोटबुक लेके, उसके अंदर आपको अपना टारगेट जो है वो लिख लेना है कि लेट्स से जून से लेके जुलाई तक आपको कौन सा सब्जेक्ट करना है, ठीक है। देन जुलाई टू अगस्त, ऐसे ऐसे करके आपको टिल मई तक का प्लान जो है वो बनाना है, ठीक है। अगर ये प्लान नहीं होगा आपके पास प्रिपरेशन शुरू करने से पहले, तो आप कभी भी हैप्पीजैडली किसी भी डायरेक्शन में मूव करोगे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे रैंडमली उठा के, जो कि होना नहीं चाहिए। इसलिए आपके पास अगर 9 से 10 महीने हैं अभी भी, आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल प्लान तरीके से करो, तो ही आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्पैक्टफुल जो है वो लगेगी। ओके। नंबर 2 इज मिनिमम रिसोर्सेज। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, वो हर तरह के रिसोर्सेज पढ़ते हैं। उनको अगर पॉलिटी पे जितने भी रिसोर्सेज मिल जाते हैं, यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू या मार्केट्स के थ्रू, या अगर कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है वहाँ का मटेरियल, तो वो हर तरीके की मटेरियल्स जो हैं वो एक ही सब्जेक्ट के लिए पढ़ते रहते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, या तो उनके दूसरे सब्जेक्ट्स नहीं हो पाते फिनिश, या फिर उनको एंड टाइम में रिविजन करने में प्रॉब्लम आती है। ये 2 प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप अपने रिसोर्सेज को मिनिमम करो। अब रिसोर्सेज को मिनिमम करने का मतलब होता है कि एक सब्जेक्ट की एक एनसीईआरटी पढ़ो, प्लस कोई 1 या 2 स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पॉलिटी अगर कर रहे हो, तो उसके लिए आप 11-12 की एनसीईआरटी के साथ साथ आप फॉलो कर सकते हो लक्ष्मीकांत, ठीक है, वो आप फॉलो कीजिए। हिस्ट्री के लिए आप 11-12 की एनसीईआरटी के साथ कोई भी एक रेफरेंस मटेरियल यूज कर लीजिए। जैसे कि अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो, कोई कोचिंग का मटेरियल कर रहे हो, तो वहां का मटेरियल कर लीजिए। या फिर आप कोई हैंड नोट्स करते हो तो वहाँ का मटेरियल कर लीजिए। या फिर जैसे कि स्टैंडर्ड बुक्स आती है, स्पेक्ट्रम आती है, ठीक है, नितिन सिंघानिया की बुक आती है, तो वो आप जो है वो फॉलो कर सकते हो हिस्ट्री के लिए। तो ऐसा नहीं कि आज आपने इनसाइट का कर लिया, कल आईएएस बाबा का कर लिया, फिर आप विजन पे आ गए, फिर आप वाजीराम पे आ गए, फिर आप दूसरा नीला पीला मटेरियल उठा के कर रहे हो कि अरे 2 दोस्त वहां से कर रहे हैं, हम भी वहां से कर लेते हैं। होता ही है कि एंड में जब रिवीजन का टाइम आता है तो आपको कुछ पता नहीं होता रिवीजन कहाँ से करना है। तो आप रैंडम यूट्यूब वीडियोस ज्वाइन करते हो, क्लासेस ज्वाइन करते हो, क्रैश कोर्स, जहाँ पे ये होता है कि फिनिश पॉलिटी इन 2 days, फिनिश हिस्ट्री इन 17 आवर्स। ऐसे आप करते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी एफिशिएंसी नहीं आ पाती है आप लोगों की और एग्जाम में रिकॉल करने में प्रॉब्लम आती है। तो अपने रिसोर्सेज को हमेशा मिनिमम रखो। ज्यादा रिसोर्सेज की तरफ मत भागो, पर ज्यादा रिविजन की तरफ भागो। ओके। देन नंबर 3 इज पीरियोडिक रिविजन। देखिए, स्टूडेंट की मोस्टली ये आदत होती है कि वो उनको लगता है कि चलो आज पॉलिटी कंप्लीट कर ली, कल एथिक्स कंप्लीट कर लिया, फिर हिस्ट्री रिवीजन का कंप्लीट कर लिया, देन हम ज्योग्राफी कर लेते हैं। इस तरीके से वो अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं। बट उनको ये नहीं पता होता कि ज्योग्राफी जब आप फिनिश कर लेते हो तो हो सकता है 4 महीने पहले जो आपने पॉलिटी पढ़ा हो उसको आपको कुछ भी याद नहीं हो रहता है। जब आप क्वेश्चंस लिखने बैठते हो या एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो आपको रिकॉल ही नहीं हो पाता। फिर आपको लगता है कि अरे याद ही नहीं आ रहा था और ये कब पढ़ा था। ये स्टूडेंट सबसे ज्यादा फेस करते हैं। इसका एक सोल्यूशन है कि जब भी आप सब्जेक्ट कंप्लीट करते हो एक, उसका या तो आप टेस्ट दे दो, ठीक है, या फिर जैसे कि आप दूसरा सब्जेक्ट जब कर रहे हो तो पुराने सब्जेक्ट के आप पीवाईक्यू लिख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। वो एक सबसे बड़ा तरीका होता है। इससे क्या होगा, जब आप ये सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो बट आपका साइमल्टेनियसली इसका रिवीजन भी चल रहा है वाया टेस्ट एंड पीवाईक्यूज, तो पीरियोडिक रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आई वुड से रूथलेस रिवीजन चाहिए होता है। आप चाहे इसको कम कर लो, आप चाहे तो रिसोर्सेज को कम कर लो, चाहो तो सब्जेक्ट्स करना कम कर दो,
लेकिन आपको रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं होगा तो आप कितने भी पोथे पढ़ लो, उसका एग्जाम में आपको याद नहीं आएगा। रिवीजन करोगे तो ये याद आएगा कि ये पढ़ा था और किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था। और अगर वो तुक्का चल जाता है एग्जाम के अंदर तो प्रीलिम्स निकल जाता है, और वो तुक्का एग्जाम्पल्स के थ्रू या पॉइंट्स के थ्रू अगर मेंस में चल जाता है तो मेंस भी क्लियर हो जाता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि ठीक है, भले ही मेरी 7-8 दिन थोड़ी लेट चल रहा हूँ, मैं जो भी टारगेट मैंने बनाया है कोई बात नहीं, 7-8 दिन का मैं अपने आप को टाइम दे रहा हूँ, लेट चल रहा हूँ, इट्स फाइन, लेकिन मैं रिवीजन पे फोकस करूंगा, रिवीजन मेरी प्रायोरिटी है। ओके, इसको मत भूलना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिवीजन इज वेरी वेरी नेसेसरी। नाउ नंबर 4 इज डेली प्रैक्टिस। कई बार होता है स्टूडेंट का माइंडसेट होता है कि देखो हमने टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कर ली है, वो भी ईयर लॉन्ग वाली, ठीक है, लेकिन हमने पहला टेस्ट नहीं दिया, दूसरा नहीं दिया, तीसरा नहीं दिया, क्योंकि हमारा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ है। तो या तो आप टेस्ट सीरीज तब ज्वाइन करो जब आपने एटलीस्ट अपने सिलेबस का 30-40% कर रखा हो, यानी कि जब आप एटलीस्ट 4 मंथ्स के बाद ज्वाइन करो अपनी प्रिपरेशन के। या फिर आप एक चीज कर सकते हो कि अगर आपको फर्स्ट सेकंड टेस्ट आपने नहीं दिया, प्रोक्रेस्टिनेट कर लिया, तो आप इनके पेपर को जितना आंसर्स लिख सकते हो ना उतना लिखो। 20 नहीं लिख पाते कोई बात नहीं, 4 से 5 लिख पाते हो लिखो, जरूरी है लिखना। आपको डेली प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रीलिम्स के कम से कम डेली 10 PYQ सॉल्व करो, और मेंस के कम से कम 2 से 3 आंसर्स आप लिखो। जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके आंसर्स लिखो। डेली प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने अगर मान लो 4 से 5 महीने सिलेबस अपना कंप्लीट करने का सोचा, उसके बाद क्या, उसके बाद आप वापस दूसरे सब्जेक्ट्स पे पढ़ने लगोगे, तो प्रैक्टिस कब करोगे? आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी एग्जाम में स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें आपको आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें आपको रिविजन की सबसे ज्यादा जरूरत है। वो आपको सिर्फ और सिर्फ डेली प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगी। तो आप कितना भी पढ़ लो, आपको रिवीजन के साथ साथ डेली प्रैक्टिस की जरूरत भी है। वो आंसर राइटिंग की भी हो सकती है, वो MCQs की भी हो सकती है, लाइक दैट। देन एट द लास्ट इज राइट गाइडेंस एंड फीडबैक। मैं इंक्लूडिंग मेरा एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ, ये सबसे ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर दिशा नहीं मिलती है तो इंसान भटक जाता है। उसको लगता है कि ठीक है 11-12 महीने अभी है मेरे पास पढ़ने के लिए, मैं खुद ही उखाड़ लूंगा, खुद ही कर लूंगा। ऐसे बहुत सारे टॉपर्स निकलते भी हैं जो इस एग्जाम क्लियर करते हैं, बट मैक्सिमम लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास एक राइट गाइडेंस है तो आप डेफिनेटली एक थोड़ा पाथ पे रहते हो, डिस्ट्रैक्टेड होते हो तो तुरंत पाथ पे आ जाते हो, आपको कोई डाउट्स होते हैं तो तुरंत आपके डाउट्स जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। वो राइट गाइडेंस एंड फीडबैक आपको कहीं से भी मिल सकता है। आपने अगर कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखा है, मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि प्लीज़ अपने मेंटोर से वहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में बात करो। ट्रांसपेरेंट वे में मतलब कि अगर आप लेट्स से आपने ज्वाइन कर रखी है IAS बाबा कोचिंग, ठीक है, और अगर वो आपको वहाँ का मेंटोर आपको बताता है कि नहीं आपको IAS बाबा का मटेरियल ही पढ़ना है, तो उससे बिल्कुल तुरंत पूछो कि फोरम का मटेरियल क्यों नहीं पढ़ना है, मुझे ये मटेरियल अच्छा लग रहा है, मुझे विजन के करंट अफेयर्स अच्छे लग रहे हैं, तो वहाँ पे पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है, वाई यू आर ओनली रिकमेंडिंग IAS बाबा अदर देन कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल के बारे में उनसे पूछो, क्योंकि वही एक आपको राइट गाइडेंस वहीं पे आपको मिल सकती है। एंड फीडबैक बहुत जेन्युइन होना चाहिए। फीडबैक यानी कि अगर आपने कोई आंसर्स लिखे हैं तो वहाँ पे प्रॉपर इवैल्यूएशन कैसे हो रहा है, आपको क्या पता चल रहा है कि आपका इंट्रोडक्शन सही है, इंट्रोडक्शन के बाद आपका कंक्लूजन सही है, आपने एग्जाम्पल्स पुट किए हैं कि नहीं किए हैं, आपके आंसर्स आपको पूरी तरीके से इवैल्यूएट होके मिले, ताकि जब आप नेक्स्ट आंसर लिखो तो जो आंसर आपने आज लिखा है उससे बेटर आंसर जो है वो आप नेक्स्ट टाइम लिख के दो। सो दिस इज योर राइट कि आप अपने राइट गाइडेंस एंड फीडबैक या मेंटोर को सर्च करो और उससे हेल्प जरूर लो। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये 5 पिलर्स तो हो गए हैं बेसिक प्रिपरेशन के। नाउ मैं आपको गाइड कैसे कर सकती हूँ? मेरे पास 2 प्रोग्राम है, one is for 1-to-1 mentorship एंड सेकेंड इज ऑप्शनल। सिंस मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था तो हिस्ट्री ऑप्शनल की जो भी आंसर राइटिंग होती है या क्लासेस होती है आई प्रोवाइड, ठीक है। तो आप इन 2 चीज़ों के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं 1-to-1 मेंटोरशिप के अंदर आपका GS और essay दोनों ही आएगा, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि हु एम आई, मेरा कोर्स जो है, मैं अपना मेंटोरशिप का कोर्स जो दे रही हूँ आप लोगों को, वो डिफरेंट कैसे है? देखिए वो डिफरेंट इस तरीके से है, ऐसा
मैंने मार्केट रिसर्च के बाद और स्टूडेंट से बातचीत के बाद और अपने 7 इयर्स कोचिंग में काम करने के बाद ये पाया है कि वाई माई गाइडेंस इज डिफरेंट देन द अदर मार्केट। द थिंग इज, मैंने देखा है स्टूडेंट्स, कई कोचिंग इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके या जो भी इनरोल करके 50-60 का ग्रुप बना के उनको जूम कॉल पे मीटिंग करवाते हैं और वहाँ पे जनरल क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं कि अच्छा बताओ क्या दिक्कत है, अच्छा इसको यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ लो, पढ़ना है, 6 घंटे का टारगेट बनाओ। ऐसे एकदम जनरल बातें, रैंडम बातें जो कि आपको यूट्यूब शॉर्ट्स में भी मिल जाएंगी या फिर कहीं पे भी मिल जाएंगी। उन मेंटोर को ये नहीं पता होता है कि अगर ये एक्स बंदा है या फिर ये वाई बंदा है या फिर जेड बंदा है, इसकी रियल में क्या प्रॉब्लम है, रियल में इसके कितने टारगेट्स कंप्लीट हुए हैं, रियल में इनका क्या कंसर्न है, ये उनको नहीं पता है। बट मेरे साथ ये होगा कि आप लोगों को 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी। 1-to-1 गाइडेंस का मतलब है मेरे फ़ोन नंबर मैं दे देती हूँ स्टूडेंट को व्हेन दे इनरोल, मेरा टेलीग्राम होता है उनके पास और मेरे को वो कभी भी मेल, व्हाट्सअप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द फीडबैक्स ऑफ सम स्टूडेंट्स। मेरा ऐसा कोई मार्केट स्ट्रैटेजी नहीं है कि मैंने पैम्पलेट्स बंटवाए हो या फिर ऑनलाइन एकदम पब्लिसिटी की, उस तरीके का कुछ नहीं है। जब भी स्टूडेंट मेरे साथ इनरोल होता है मैं ही अपनी टीम में संभालने वाली हूँ, ठीक है। मैं उनको ये बिल्कुल दे देती हूँ और उनके साथ बिल्कुल 1-to-1 बातचीत होती है। फर्स्ट डे गूगल मीट होती है 1 घंटे की। उस 1 घंटे के अंदर हम लोग पूरा टेंटेटिव सिलेबस जो है कैसे स्केड्यूल चलेगा वो हम डिसाइड करते हैं एंड अकॉर्डिंगली मैं उनको सब्जेक्ट वाइज टारगेट देना शुरू करती हूँ। उसके बाद ये होता है कि वी स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट प्लान। नाउ दिस इज द नंबर 1 कि 1-to-1 आपको मिलेगा। नंबर 2 इज, मैंने देखा है कि कई बार जो मेंटोर्स एंड गाइडेंस मिलती हैं वो अपने ही टारगेट्स दे देती हैं कि आपको ये फिनिश करना है और इसके क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। वो कोई भी स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होता है, ऑल्दो वो कैलेंडर पे होता है जो भी वो आपको प्लान देते हैं, बट रियलिटी में उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। कैलेंडर तो आपको चैट जीपीटी भी बना के दे देगा कि ये सिलेबस कंप्लीट कर लो, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, क्या वो स्टूडेंट उस टारगेट को कंप्लीट कर रहा है। लेट्स से आप लोगों को कोचिंग के अंदर कई बार दे दिया जाता है कैलेंडर कि देखो 9 जून को आपका टेस्ट होगा, बट यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि कई स्टूडेंट टेस्ट देते हैं, कई स्टूडेंट टेस्ट नहीं देते हैं। तो उनको देख कौन रहा है कि वो टेस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं। जो टेस्ट दे रहा है वो कितने लेवल तक दे रहा है, जो टेस्ट नहीं दे रहा है वो कितने लेवल तक दे रहा है, और उनसे कोई पूछने वाला भी नहीं है कि आप टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो। ये प्रॉब्लम जो है वो मैंने ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स में और ज़्यादातर पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम्स जो चलाते हैं आजकल मैंने देखी है। बट मेरे साथ यहाँ पे ये है कि लेट्स से मैंने आज आपको हिस्ट्री का हमारे सिलेबस के अंदर चैप्टर है कि आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कंप्लीट करना है, तो व्हाट आई विल डू, आप मुझे इन्फॉर्म करोगे व्हाट्सएप पे कि मैम हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गया, मैं इमीडिएटली आपको उसका क्वेश्चन दूंगी रिलेटेड टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आप राइट करोगे इसका आंसर और मुझे मेल करोगे एंड विद इन 2 to 3 days मैं आपको उसका आंसर इवेलुएट करके आपको वापस मेल करूंगी और आपको बताऊंगी कि क्या मिस्टेक है। एंड वंस यू रिसीव योर चेक्ड आंसर आप मुझे वापस कांटेक्ट करोगे कि क्या हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए या आपको और कोई डाउट आता है तो वो आप मुझसे फ़ोन के थ्रू बातचीत कर सकते हो, ठीक है। ये नंबर 2 पॉइंट है जहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो प्रोग्राम है वो डिफरेंट कैसे है। नंबर 3 इज, मैंने कई जगह देखा है कि उन लोग की टीम्स होती है, जिस मेंटोर को स्टूडेंट चाहिए उसके बदले में ही वो इनरोल करता है स्टूडेंट, बट होता ये है कि किसी को एक्स मेंटोर को पकड़ा दिया वो स्टूडेंट, किसी वाई को पकड़ा दिया, जेड को पकड़ा दिया है, डब्ल्यू को पकड़ा दिया, ऐसे ऐसे पकड़ा दिया जाता है, लेकिन जिस मेंटोर के लिए स्टूडेंट इनरोल किया है वो नहीं होता है। बट मेरे साथ इस प्रोग्राम में ये है कि आपको ओवरऑल आपको आंसर्स भी मैं दूंगी, आपके डाउट्स भी मैं सॉल्व करूंगी, इवैल्यूएट भी मैं आपका आंसर करूंगी, सजेशंस भी मैं आपको दूंगी। सारा काम जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ मेरे से रहेगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका मैं ही रहूंगी हमेशा। आपको ऐसा नहीं कि किसी और मेंटोर को दे दिया और बोला कि वो मेंटोर अभी अवेलेबल नहीं है, वो बाद में मिलेंगे, इस तरीके की कोई भी बहानेबाजी नहीं है। सो दिस इज 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम जहाँ पे आपको मेरे से ही कांटेक्ट करना है, मैं ही आपको आंसर सब कुछ गाइडेंस दूंगी, इसका कोई और दूसरा इंसान नहीं है, ठीक है। सो दैट्स वाई इसको पर्सनलाइज मेंटोरशिप कहा जाता है, ठीक है।
ये थ्रू आउट आपका 1-to-1 चलेगा, इसमें कभी भी कोई ग्रुप ऐड नहीं होगा, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन ग्रुप, क्योंकि कई बार स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, कई बार नहीं ज्वाइन करते हैं, ठीक है। कई बार स्टूडेंट को हेजिटेशन होती है डाउट्स पूछने में, इतने सारे ग्रुप्स के बीच में कई बार स्टूडेंट ठीक से नहीं कम्युनिकेट कर पाते हैं, कई बार टाइम कम पड़ जाता है, ये बहुत सारे ड्रॉबैक्स है ग्रुप मेंटोरशिप के। सो दैट्स वाई माई प्रोग्राम इज डिफरेंट देन अदर थिंग, ठीक है। उसके बाद आपको कभी भी मुझे रीच आउट करना है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। सो दैट्स इट, यही मैं आपको बताना चाहूँगी। चूज़ योर मेंटोर इन अ प्रॉपर वे, और अगर आप नहीं भी चूज़ करते हो तो एटलीस्ट जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं इनको ज़रूर ध्यान रखो और अपनी प्रिपरेशन को स्मूथ बनाओ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।